हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी ऑडिटर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे। इसमें क्वेश्चन की संख्या टोटल 4 थी, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को माइक्रो सेक्शन से लिया था और 2 क्वेश्चन जो था वो हमारा इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके पश्चात जो है हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी आई है सारे कॉपी का हम मूल्यांकन करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के महत्व को स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कम शब्दों में लिखा है और इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिख नहीं पाए हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी मार्केट चैप्टर से रिलेटेड था कि एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में मूल्य निर्धारण का विवेचना कीजिए। क्या एकाधिकार अल्पकाल सदैव लाभ प्राप्त करेगा? तो जिस समय मैं आप लोगों को मोनोपोली चैप्टर पढ़ाया था, यानी एकाधिकार चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैं 2 चीज़ों पे डिस्कस किया था कि मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग पीरियड में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और शॉर्ट पीरियड में कैसे लाभ मिलता है किसी भी फर्म को। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर केवल शॉर्ट के लिए पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर अल्पकाल में पूछ रहा है। तो अल्पाधिकार मार्केट में शॉर्ट पीरियड में तीनों चीज होता है। कंपनी को लाभ भी होता है और सामान्य लाभ भी होता है। सामान्य लाभ का मतलब हो गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। और तीसरे नंबर पे कंपनी को हानि भी हो जाता है। ये तीनों चीज़ों पर डिस्कस करना था। ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैक्सिमम लोग सही लिखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत लोग जो है समझ नहीं पाए हैं और अधूरा लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मौद्रिक नीति से था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट करके है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी से बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है। इसमें क्या करना था कि फर्स्ट में आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करना था कि मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना था कि मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है, जो आरबीआई जारी करती है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। थर्ड नंबर पे आपको लिखना था कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, इसमें मैं 2 चीज़ आप लोगों को बताया था। मात्रात्मक साख नियंत्रण यानी क्वांटी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। और सेकेंड नंबर पे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये दोनों पर डिस्कस कर देना था, जो कि मेरे नोट्स में था। केवल आप लोगों को उसमें थोड़ा सा एडिशनल मेहनत करना था कि जहाँ पे मैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सारे पॉइंट पे जो मैं डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको केवल एक लेटेस्ट डेटा लिख देना था, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। उसके पश्चात जो है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैक्सिमम लोग सही लिखे हैं। पहले भुगतान संतुलन को समझा देना था, उसके पश्चात जो है भुगतान संतुलन में हम लोग कैसे जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम लोग कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे डिस्कस करना था। ओके। उसके पश्चात जो है आप लोगों को 1991 के बाद यानी एलपीजी के बाद जो है भुगतान संतुलन की दशा क्या है, यानी कंडीशन क्या है, और दिशा निर्धारित करना था कि क्या हमारे देश का भुगतान संतुलन का जो दिशा है वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो इसमें 2 चीज़ों पे डिस्कस करना था। तो इस क्वेश्चन का पार्ट आप भुगतान संतुलन का जो मैं नोट्स दिया था वहाँ से आप लिख सकते थे। और ये वाला जो क्वेश्चन का जो पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 1991 के बाद हमारे देश की व्यापार नीति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो आप वहाँ से कंटेंट को लिख सकते थे। ठीक है। और लोग लिखे भी हैं, बहुत लोगों का ये आंसर सही है।
कुछ लोग ही मिस्टेक किए हैं, बाकी सब लोगों का आंसर सही है। और कुछ जो है, और जिन्हें भी पेड ग्रुप में जुड़ना है आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा, 85 398 61 302। ठीक है, आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा, आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट में रामानुज पांडे जी की कॉपी है, और इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को गलत थोड़ा सा लिखा है, उतना ढंग से नहीं लिखा है। चूँकि मैं सबकी कॉपी को मैं तो पहले देख लेता हूँ, इसलिए मुझे पता है इनके कॉपी में क्या कमी है। इस वाले क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, तो केवल इन्होंने लैंग्वेज लिख दिया है कि हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की स्थिति जो है ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी अगर फर्म जो है मार्केट में अपना मूल्य या अपना कीमत का निर्धारण नहीं करती है वस्तु का। इन्होंने ये सारी बातों को लिखा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, मैं कॉपी चेक किया हूँ कि इन्होंने शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसे संतुलन की स्थिति निकाला जाता है, ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को नहीं लिखा है। तो ये इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स में अगर ग्राफ से अगर आप बचेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक अंडरस्टूड क्वेश्चन था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30-32 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक समझना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म की भी बात करना है और शॉर्ट टर्म की भी बात करना है, और थर्ड में आपको बात करना है कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के महत्व को स्पष्ट करना था। तो आपने अधूरा किया है, ये सारा चीज़ आपका सही है, लेकिन आप जो है दोनों ग्राफ को पुट कर दीजिएगा। आपने केवल मात्र एक सिंगल ग्राफ बनाया है कि उद्योग से फर्म जो है कैसे प्राइस लेती है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को लिखिए, तब जा कर के सही होगा, और यहाँ पर भी उत्पादन होगा। ठीक है, तो इधर तो आपका सही है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की क्या क्या महत्व है, इन्होंने महत्व को लिखा है सेकंड पार्ट में। और व्यवहारिक जीवन में जो है एकाधिकृत बाजार का रूप देखने को मिलता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का बहुत ज़्यादा स्वरूप नहीं देखने को मिलता है। तो सब कुछ सही है, आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर सही है। फर्स्ट पार्ट में आपको सुधार करना है, शॉर्ट टर्म वाला भी इक्विलिब्रियम लिखना है, और लॉन्ग टर्म में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हम लोग निकालते थे, यहाँ पर 3 कंडीशन का चर्चा कीजिएगा, यहाँ पर एक कंडीशन का चर्चा कीजिएगा, और उसके बाद जितना आपने आंसर को लिखा है ये सारा का सारा आंसर इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। थोड़ा सा सब कुछ को लिखिए शॉर्ट शॉर्ट टर्म में, लेकिन सारा डायमेंशन को कवर कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग मिस्टेक किए थे। एकाधिकार वाला तो सही है, एकाधिकार बाजार की विशेषता, और ये ग्राफ आपका बहुत सही है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का ग्राफ अब बहुत एग्जैक्ट सही बनने लगा है, और ये सब टेस्ट देने का परिणाम है, ये सब ग्राफ सही है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने तीनों कंडीशन को दिखाया है, तीनों कंडीशन को दिखाया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने छोड़ा क्या है कि एकाधिकार बाजार में अल्पकाल में तीनों कंडीशन को दिखाया है, लेकिन ओके लिखा है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है, मुझे लगा कि इन्होंने छोड़ दिया है कि अल्पकाल में एकाधिकार को सदैव लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसे लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों होगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छा लिखा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिएगा, बाकी सब सही है। मौद्रिक नीति वाला भी क्वेश्चन आपका सही है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मूल्य स्थिरता होता है, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, आय समान का वितरण और रोजगार सृजन। ठीक है, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर दिया है,
और उसके बाद जो है हाल फिलहाल में आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए अपने नीतिगत दर में वृद्धि किया है। आरबीआई रेट में क्या किया है, इधर सब कुछ सही है, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर सबका इधर सही है। थोड़ा सा यहाँ पे निष्कर्ष वगैरह लिख दीजिएगा अपने मन से मौद्रिक नीति का, ठीक है, कि मौद्रिक नीति ही केवल अर्थव्यवस्था को जो है ना इन्फ्लेशन से मुक्त नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मौद्रिक नीति की भी अपनी सीमाएं होती है, ठीक है। लिमिटेशन में आप लोगों को बताया था कि मौद्रिक नीति कब कब फेल कर जाता है, तो यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में लिखना नहीं है, लेकिन जब आप कंक्लूजन लिखेंगे ना तो एक दो लाइन लिख देना है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को तो कंट्रोल करती है, लेकिन बहुत हद तक जो है ये जो है असफल हो जाती है। और केवल जो है कॉमा दे दे करके लिखिएगा कि कब असफल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ष फसल का प्रोडक्शन उत्पादन कम हुआ, तो जब फसल का उत्पादन कम हुआ तो उसकी प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो वहाँ पे चाह कर के भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी इसके प्राइस को नहीं घटा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ यहाँ पर यही इसकी सीमाएं थी। और भी मैं सीमा का चर्चा किया था कि मौद्रिक नीति जो होता है एक तरफ तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करता है, दूसरी तरफ वो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को भी रोकता है, जो कि दोनों मानदंड बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, अच्छा, तीसरा लिमिटेशन क्या था बताए थे, मैं आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी इकोनॉमी में काले धन का अस्तित्व हो, ब्लैक मनी हो, ठीक है, काले धन का अस्तित्व हो, तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी फेल करने लगता है। तो आप जब कंक्लूजन लिखेंगे ना तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल कॉमा दे दे करके लिखना है कि सरकार जो है सॉरी आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मौद्रिक नीति की बहुत सारी सीमाएं हैं। जैसे कि फसल का उत्पादन कम होने पर जब वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसको नियंत्रित नहीं कर पाती है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी उस समय भी फेल कर जाता है जब किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से संक्षिप्त में आप लिख सकते थे। इधर सब कुछ सही है, भुगतान संतुलन को आपने समझाया है। उसके पश्चात जो है उन, अच्छा, भुगतान संतुलन को आपने समझाया है, लेकिन यहाँ पर चार पांच लाइन और ऐड कर दीजिएगा कि भुगतान संतुलन का संगठक क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है। मैं तो बहुत डिटेल में लिखा हूँ आप लोगों के नोट्स में, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल नहीं लिखना है, थोड़ा सा मेंशन कर देना है, एक झलक दिखा देना है कि इसका संगठक में चालू घटक होता है, पूंजीगत घटक होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है लिख देना है। सरकारी व्यवस्थापन खाता होता है। तो उसके पश्चात जो है आप इस डायमेंशन में आप आ जाइएगा, ठीक है। 1991 के संकट और 2021 में क्या क्या हुआ, भुगतान संतुलन की दशा और दिशा, ये सही है आपका, ठीक है। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, ठीक है, भुगतान संतुलन की दशा और दिशा को आपने मेंशन किया है। इन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को दिखाया 2018-19 में इतना था, जबकि 2021-22 में विदेशी मुद्रा भंडार इतना हो गया। ये बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ओवरऑल रामानुज पांडे जी की जो कॉपी है काफ़ी अच्छा कॉपी है, थोड़ा बहुत सुधार कर लेंगे तो और एक्सीलेंट बन जाएगा, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। ये गौतम की कॉपी है और ये भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं और इनका सारा ग्राफ सही है, ठीक है। इनका सारे ग्राफ को मैंने चेक किया है। वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के महत्व को इन्होंने दर्शाया है, लेकिन चलिए थोड़ा सा और आगे इनकी कॉपी को देखते हैं। इसमें क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन का जो मैं नोट्स दिया हूँ ना, उस नोट्स को थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है फर्म जो है
उद्योग से कैसे प्राइस को लेता है, उसमें मैं एक कर्व आप लोगों को बताया था इस तरीके से कि यहाँ पर डिमांड है, सप्लाई है, और इस तरीके से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। ये इंडस्ट्री वाला था और ये फर्म वाला था, ठीक है। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। इस तरीके वाला जो ग्राफ था वो पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट टर्म पीरियड में, ठीक है, तीनों कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को मेंशन करना है। और लॉन्ग पीरियड में जो है अल्पाधिकारी को क्या होता है, सामान्य लाभ होता है, उस पर भी डिस्कस कर देना है, ठीक है। और बाकी ये सब सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, वहाँ पर एक शब्द छिपा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन बिंदु हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपका टोटल जो है 4 ग्राफ बनेगा। एक प्राइस कैसे लेता है उद्योग, उद्योग से फर्म कैसे प्राइस लेती है वो वाला ग्राफ बना दीजिएगा। शॉर्ट रन पीरियड में 3 ग्राफ बनेगा और लॉन्ग रन पीरियड में 1 ग्राफ बनेगा। तो तीनों ग्राफ को मेंशन कर दीजिएगा। ओवरऑल सब कुछ ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि क्रेता को अधिक फायदा होता है, जिससे उनके वास्तविक जीवन में कर, महंगाई आदि का बोझ कम पड़ता है और उपभोक्ता अपनी मनपसंद की वस्तु कहीं से भी लेने के लिए आज़ाद होता है परफेक्ट कंपटीशन में। सही है। उसके बाद एकाधिकारी वाला में भी विशेषता को आपने मेंशन किया है, और ये सब ग्राफ आपका बहुत सही है। इसी ग्राफ पर मैं बताया था कि ये तीनों ग्राफ इनका बहुत सही है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है। इधर आपका सही है। तो आपका 2 क्वेश्चन देखें गौतम की कॉपी में, एक चीज़ की मैंने कमी देखा 2 क्वेश्चन को चेक करने के पश्चात। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में इन्होंने जो ग्राफ छोड़ा है उस ग्राफ को पुट कर लेंगे, अदरवाइज सेकंड वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि जो भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको लगता होगा कि इतना ही लिखा जाएगा तो बहुत अच्छा कॉपी हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में लोग इतना भी नहीं लिख पाते हैं और फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये सब कॉपी अभी आपको साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये सब कॉपी असाधारण है, बशर्ते इतना लिख दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, मुद्रास्फीति, रोजगार सृजन, विनिमय दर और आय का समान वितरण करना उद्देश्य होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना, रोजगार करना, इधर इन्होंने राजकोषीय नीति, इस यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति से किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी राजकोषीय नीति के बारे में नहीं पूछा गया है, तो ज़्यादा डिटेल इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा जो जारी की जाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर को एक्सप्लेन कर देना था। और अभी रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर एसएलआर का वर्तमान रेट क्या चल रहा है, वो सब चीज़ को मेंशन कर देना था, तो आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इधर तो इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, ओके। राजकोषीय नीति के बारे में मत लिखिए, ठीक है। राजकोषीय नीति के बारे में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, इस पार्ट को हटाइए। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। आपने क्वेश्चन को लिखा है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस संदर्भ में हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के उपाय पर डिस्कस करना। तो कहीं पे ये नहीं पूछ रहा है ना कि सरकार जो राजकोषीय नीति जो बनाती है उसके अनुसार मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है राजकोषीय नीति के बारे में। यहाँ पे मौद्रिक नीति के बारे में पूछा है, तो मौद्रिक नीति पर ही अपने क्वेश्चन का आंसर को फोकस बनाए रखिए, ठीक है।
तो राजकोषीय नीति वाले पार्ट को एक्सप्लेन मत कीजिएगा। बेवजह का अगर आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को गुस्सा लगता है और नंबर को काट लेते हैं लोग, ठीक है। बाकी इधर सब कुछ सही है, ठीक है, और इधर सब कुछ सही है। भुगतान संतुलन वाले क्वेश्चन में भुगतान संतुलन का उद्देश्य को आपने छोड़ दिया है। भुगतान संतुलन, अच्छा, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं 1991 के बाद? तो इसमें भुगतान संतुलन को समझा देना था और भुगतान संतुलन का जो कंपोनेंट्स होता है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, मार्क्स मिल जाएगा। और 1991 के बाद जो है कंपोनेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो काम चल जाएगा। और इस पर फोकस देना है कि 1991 के बाद भुगतान संतुलन की दशा और दिशा की व्याख्या करें, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में कमी है यहाँ पर कि भुगतान संतुलन का कंपोनेंट्स का चर्चा आप थोड़ा सा भी नहीं किए हैं, जबकि कंपोनेंट्स संगठक जो मैं बताया हूँ नोट्स में, मैं आपके नोट्स में होगा। पूंजी पूंजी घटक कैसे निकाला जाता है, चालू घटक कैसे निकाला जाता है, पूंजीगत घटक, इसमें मैं 4 पॉइंट पर मैं एक्सप्लेन किया था, उस चीज़ को लिखना चाहिए था, ठीक है। बाकी इधर सब कुछ सही है, ठीक है। इधर सब कुछ सही है कि 1991 के बाद जो है 1991 के बाद जो है किस तरीके से भुगतान संतुलन का दशा क्या रहा, यानी कंडीशन क्या रहा और दिशा क्या रहा, ठीक है। ज़्यादा हम एक्सपोर्ट किए कि इंपोर्ट किए वो सब कुछ सही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा भुगतान संतुलन से क्या समझते हैं, और उसके पश्चात जितने भी इसके कंपोनेंट्स में मैं बताया था उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसलिए चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में तो चर्चा कर ही देना चाहिए। आप तो यहाँ पर वो टर्म को भी अगर डिफाइन कर देंगे कि भुगतान संतुलन कब हमारा जो है अगर इनबैलेंस हो जाता है तो कंट्रोल करते हैं, तो उसको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में मात्र 5-6 लाइन में डिस्कस करते हैं तो गलत नहीं होगा। जैसे मैं फर्स्ट कॉपी जब मैं चेक कर रहा था रामानुज पांडे जी की कॉपी, तो उन्होंने भी उस तरीके से नहीं लिखा, थोड़ा सा वहाँ पर भी उनका मिस्टेक है। अदरवाइज भुगतान संतुलन का उन्होंने जो है आंसर को सही लिखा है, ठीक है। देखिए एक चीज़ बता रहे, आर्ट्स का पेपर में लिखने का एक पैटर्न होता है, एक ही पैटर्न नहीं होता है, बहुत तरीके का पैटर्न होता है, लेकिन सबसे सटीक पैटर्न क्या होगा उस पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। सबसे सटीक पैटर्न क्या होता है, ये विकास कुमार की कॉपी है, इनके कॉपी में भी वो वाला टर्म की कमी है। देखिए इनका ये वाला ग्राफ उतना अच्छा नहीं लग रहा, ग्राफ ये सही है लेकिन थोड़ा सा और स्मूथ बनाइए, जैसे कि एवरेज कॉस्ट यू शेप में होता है और इसको मार्जिनल कॉस्ट जो है इसके लोवेस्ट पॉइंट पे टच करेगा, तो ये एमसी होगा, इस तरीके से बनाइए ना, ठीक है। ऐसे ग्राफ सही है लेकिन थोड़ा सा और एक्यूरेसी लाइए। इनकी कॉपी में क्या कमी है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इनके कॉपी में इस चीज़ की कमी है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में केवल आपने एक ग्राफ को बनाया है, इसमें आप 3 ग्राफ को बनाएंगे, लाभ की स्थिति में, सामान्य लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में। अब आप सोचेंगे कि इतना हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज को कम लिखिए, जो भाषा है ना उस भाषा को कम लिखिए आप लोग, लेकिन जो गणितीय रूप है, जो मैथमेटिकल है, जैसे कि आपको यहाँ पर एरिया निकालना है, जैसे आपने यहाँ पर एरिया निकाला है, तो इतना ये सब मत लिखिए, ठीक है। इतना नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ये वाला कि संतुलन बिंदु ई पर क्या होगा, इतना 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 इतना, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें 3 ग्राफ को बनाना है आपको शॉर्ट पीरियड में, और लॉन्ग पीरियड वाला तो आपने ग्राफ बनाया है, ये लॉन्ग पीरियड का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये जो लॉन्ग पीरियड का आपने जो ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें और भी कुछ होना चाहिए, जैसे लॉन्ग ये होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है
शॉर्ट रन वाला भी आपको इसी में दिखा देना चाहिए था। ठीक है, तो चूंकि लॉन्ग पीरियड में जो है कंपनी को सब कुछ होता है, ठीक है, हमेशा कंपनी सामान्य लाभ प्राप्त करती है दीर्घकाल में, तो इस चीज़ को लिखना था। इस ग्राफ को सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये मेरे नोट्स को देख करके इसको सुधार लेना है। एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? ये वाला ग्राफ कुछ हद तक आपका सही है, पर ऊपर वाले ग्राफ की तुलना में ये वाला ग्राफ आपका सही है, थोड़ा सा क्लियर है। ग्राफ तो आप सही ड्रॉ करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, जैसे कि ये वाला ग्राफ आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए, मेहनत कर रहे हैं। विकास कुमार भी काफ़ी अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ ना कि किस स्टूडेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मौद्रिक नीति इधर सब कुछ सही है, ठीक है। गुणात्मक को भी लिख दिए आप, और लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को सबको एक्सप्लेन करना है। बैंक दे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की प्रक्रिया, सबको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, थोड़ा सा इसको जो है क्या करना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। आप रेपो रेट जहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा वहाँ पे इसको डेटा लिख देना है। रिवर्स रेपो रेट के जगह, रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं, उस चीज़ को जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो वहाँ पे डेटा लिख देना है। यानी इसमें सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे दिखाना होगा कि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेपो रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। इस टोटल टर्म को डिफाइन करना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, सबको एक्सप्लेन करना है और वहाँ पर ये सब डेटा को लिख देना है, ठीक है। ये सब डेटा को वहाँ पर लिख दीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, विकास कुमार भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और भले ही ये लगे कि कॉपी थोड़ा साधारण है, लेकिन ये कॉपी एग्जामिनेशन में भी अगर लिखा जाए इतना तो मार्क्स कम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, भुगतान संतुलन वाला में क्या कमी है, भुगतान संतुलन को तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। पहले मेरे नोट्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं भुगतान संतुलन के बारे में मैं बताया हूँ कि भुगतान संतुलन क्या, किसे कहते हैं। उसके फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा लिख दीजिएगा जो मैं नोट्स लिखा हूँ। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में कि भुगतान संतुलन का हम मापन कैसे करते हैं, उसमें मैं 4-5 तरीका मैं बताया हूँ कि किस तरीके से बैलेंस शीट निकाला जाता है, पूंजीगत खाता का क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे निकाला जाता है, चालू घटक में कैसे निकाला जाता है, कैसे क्रेडिट निकाला जाता है, क्रेडिट को एक साइड रखे थे और भुगतान को एक साइड रखे थे। तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और मेन जो एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट को करना है, इधर थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करना है और इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे मुझे लगता है कि पहले भुगतान संतुलन को समझा दीजिएगा, उसके बाद भुगतान संतुलन के कंपोनेंट्स को थोड़ा सा संक्षिप्त वे में चर्चा कर देना है। 1991 के बाद भुगतान संतुलन की दशा और दिशा के बारे में लिखना कहाँ से है, जो मैं नोट्स दिया हूँ आप लोगों को व्यापार नीति वाला, उस वहाँ से कुछ आप डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भुगतान संतुलन जो है व्यापार संतुलन का पार्ट है, ठीक है। भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन भी आ जाता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है ये रवि कुमार की कॉपी है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत करके बनाया है। PDF कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं टेस्ट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि वो PDF नहीं बना पाते हैं। तो PDF तो बनाना आसान है, आप डॉक स्कैनर से PDF को बनाना चाहिए, और नहीं तो अगर आप लोगों को बहाना करना है कि PDF नहीं बनाने जानते तो वो अलग बात है। ये रवि कुमार की कॉपी है, और इनके कॉपी में मैं 2-3 कमी मैं बता रहा हूँ, चूँकि मेरा मकसद होता है आपकी कमियाँ को निकालना। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता से जब क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो ये सब तो सही है, ठीक है, ये सब सही है, लेकिन एक एक अर्थशास्त्री लिखें, दूसरा अर्थशास्त्री लिखें,
ठीक है, दो अर्थशास्त्री को लिखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में डिफिनीशन याद नहीं रहता है। और किसी भी अर्थशास्त्री का जब आप डिफिनीशन लिखते हैं तो आपको 100% ये चीज़ बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसके शब्दों में थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप इसके डिफिनीशन को लिखेंगे तो बिल्कुल रट लेना है। इसलिए मैं किसी भी अर्थशास्त्री को का डिफिनीशन का मैं यूज नहीं करता हूँ नोट्स देने में, क्योंकि वो रटने वाला चीज़ हो जाता है और आप लोग रट नहीं पाइएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगी। तो ये कॉपी में आपका कमी क्या है मैं तो बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपने लैंग्वेज खूब लिखा है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के नोट्स में मेरा जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पर उस नोट्स में अल्पकाल में हम कैसे फर्म का संतुलन निकालते हैं और दीर्घकाल में कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मेरे नोट्स का यहाँ पर हेल्प लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपका एक भी ग्राफ नहीं है, और इकोनॉमिक्स में जब तक आप ग्राफ नहीं बनाते हैं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो ये सारा लैंग्वेज आपका सही है, लेकिन आप ग्राफ पुट कीजिए तब जा कर के नंबर मिलेगा, ऐसे नंबर कट जाएगा, ठीक है। और ये रवि कुमार की सेकंड कॉपी है। पता नहीं मैं जो नोट्स दिया हूँ मेरे नोट्स से क्या प्रॉब्लम हो गई है इनको, मेरे नोट्स का तो ये यूज ही नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं नोट्स दिया हूँ ना उस नोट्स को आप बार बार पढ़िए, मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को बार बार पढ़िए, उससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप उतनी चीज़ों को लिख देते हैं तो रियली आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो मेरे नोट्स को आप लोग जो है इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है, ये सब लिखना है, लेकिन ये सब पर भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने यहाँ पर भी दो दो अर्थशास्त्रियों का चर्चा किया है, दो अर्थशास्त्री का, तीन अर्थशास्त्री का, और भी आपने किया है क्या, चार अर्थशास्त्री का, पांच अर्थशास्त्री का, इतने छः अर्थशास्त्री। अब बताइए कि छः अर्थशास्त्री के डिफिनीशन को आप 100% कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत भी गलत होगा मार्क्स काट लेगा लोग, ठीक है। इसीलिए डिफिनीशन अगर आपको किसी भी अर्थशास्त्री का देना है तो आप एक या दो मैक्सिमम दे दीजिए, क्योंकि रटना आसान होगा। आप छः छः डिफिनीशन को कैसे रट लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। उसके बाद एकाधिकारी बाजार की विशेषता क्या है, इसमें तो आप ग्राफ को बनाए हैं, लेकिन आपका देखिए आप ग्राफ जो है फर्स्ट क्वेश्चन में भी बनाने से बचे हैं और इसमें भी ग्राफ बनाए हैं, लेकिन उतना सटीक ग्राफ नहीं है, उतना सटीक ग्राफ नहीं है। थोड़ा सा ग्राफ को और दमदार तरीके से बनाइए। देखिए ये भी ग्राफ उतना, ये तो कुछ हद तक सही है, ये सही है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला ग्राफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये यू शेप में होता है, ठीक है। और एमसी जो है, ये जो लाइन एमसी है, एसी को न्यूनतम बिंदु पर काटेगा, न्यूनतम, जिसको हम लोग लोवेस्ट पॉइंट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट का जो ये लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर तो लोवेस्ट पॉइंट नहीं हुआ। फिर से समझिए कि ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है, यू शेप में होता है। कैसा होता है, यू शेप में होता है। और इसको जब एमसी काटेगा तो इसको लोवेस्ट पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। तो आपका तो लोवेस्ट पॉइंट ये वाला हो गया, एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट ये हो गया, ये नहीं है, इसलिए ये ग्राफ को फिर से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये वाला ग्राफ सही है। चलिए कम से कम आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना। रवि कुमार की मौद्रिक नीति का आंसर इधर तो सही है। बैंक दर नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वर्तमान में रेपो रेट इतना है 4.90, 50 बेसिक पॉइंट पर है, ठीक है। ओके, चलिए मौद्रिक नीति में आपने रवि कुमार काफ़ी अच्छा मेहनत किए हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति में इन्होंने
काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ लिखा है, तो इधर सही है। और सब कुछ समझाया भी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इधर उद्देश्य भी लिखा। तो रवि कुमार की सबसे अच्छा कॉपी जो है, अभी तक मैं 3 कॉपी इनका देख चुका हूँ, सबसे बेस्ट आंसर इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का लिखा है, सबसे बेस्ट। उसके पश्चात जो है ये हो गया भुगतान संतुलन। इन्होंने, इनकी कॉपी में क्या एक कमी हम देख रहे हैं, मौद्रिक नीति वाला तो सही था, इतने अर्थशास्त्री का डिफिनीशन मत याद कीजिए ना। इतना आप अर्थशास्त्री का कैसे आप डिफिनीशन एग्जामिनेशन हॉल में लिख दीजिएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि किसका क्या डिफिनीशन है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जैसे कमेंट और सारे कॉपी में किया हूँ, सबके कॉपी में जो कमेंट किया हूँ ना, इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप शुरू वाले कॉपी का जो भी है कमेंट किया हूँ उसको सुन लीजिएगा कि भुगतान संतुलन का आंसर कैसे लिखना। ये रंजीत की कॉपी है और इन्होंने भी अच्छा लिखा है और अच्छे स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, यही चीज़ को दिखाना है। और ये तो तीनों सही है। लाभ तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा, सामान्य होगा, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो इधर सब कुछ सही है इनका, ये क्वेश्चन इन्होंने सही लिखा है। चलिए, कम से कम आप लोग मेहनत कर रहे हैं। एकाधिकारी बाजार वाला में भी लाभ की दशा, सामान्य लाभ की दशा और हानि की दशा। अच्छा, ओके ओके, इधर सही है। अच्छा, दीर्घकाल में जो है, दीर्घकाल में कंपनी को सदैव लाभ होता है। ठीक है, दीर्घकाल में कंपनी को सदैव लाभ होता है, लेकिन अल्पकाल में क्या होता है, सामान्य लाभ, लाभ। ठीक है, तो ये जो है मोनोपोली मार्केट में क्या होगा, अल्पकाल में तीनों कंडीशन होगा, सामान्य लाभ भी होगा, लाभ भी होगा और हानि भी होगा, लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। तो ये ठीक है। और ये रंजीत की जो कॉपी है, इन्होंने केवल 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा है और 2 इंडियन इकोनॉमी वाला क्वेश्चन का आंसर जो है इन्होंने सबमिट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, और जो भी कमी बताई गई है उसको सुधार कीजिए। और थोड़ा सा जो है पिछले टेस्ट की तुलना में आपकी राइटिंग में थोड़ा सा कमी मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा सा राइटिंग देखने में अटपटा लग रहा है, तो थोड़ा सा राइटिंग को भी ध्यान में रखिए। ओवरऑल तो आपकी कॉपी ठीक रहती ही है। ये रघुवीर कुमार की कॉपी है, इनके कॉपी में एक चीज़ कमी है कि इनके कॉपी में मैं एक कमी देखा हूँ कि लैंग्वेज को थोड़ा सा कम लिखना है, लेकिन ग्राफ को तो आपने सही ड्रॉ किया है। ग्राफ इस तरीके से बना दीजिएगा। देखिए, जैसे कि अगर आप इतना लैंग्वेज को लिखेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जब क्वेश्चन का डिमांड ज़्यादा हो, क्वेश्चन बहुत सारे सेगमेंट में बटा हुआ हो, तो आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि एवरेज एआर क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, एमआर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है, एसएमसी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, और एसएसी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर लिख करके और ये वाला चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है, जो आप यहाँ पर जो लिखे हैं ना, ये वाला चीज़ को। लेकिन अभी चूंकि आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो अभी आपको पूरा लैंग्वेज लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये सब सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाएगी कि कैसे कैलकुलेशन हमको करना होता है, कैसे हम एरिया निकालते हैं। तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर कम टाइम मिलेगा तो लैंग्वेज को कम कर दीजिएगा। ठीक है, हानि की दशा में, चलिए ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और पुट कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एकाधिकार बाजार में
के अंतर्गत अल्पकाल में मूल्य निर्धारण का विवेचना कीजिए। क्या एकाधिकार, तो लास्ट में कंक्लूजन में भी आपको लिखना है कि एकाधिकार बाजार में अल्पकाल में सदैव लाभ नहीं होता है, सब कुछ होता है, लाभ भी होता है, सामान्य लाभ भी होता है, हानि भी होता है, इसका तीनों कंडीशन होता है। एकाधिकार बाजार की आप विशेषता को भी लिख सकते हैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ के बाद, है ना, फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसके बाद आप विशेषता को भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ग्राफ सही है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर टाइम कम मिलेगा तो इतना लैंग्वेज को मत लिखेगा। जैसे लैंग्वेज को शॉर्ट करने का बहुत सारा तरीका होता है, ये जो लैंग्वेज होता है ना, है, था, थी, ये सब को चेंज कर दिया जाता है। केवल हम टू द पॉइंट लिखेंगे, जैसे लिखना होगा इस तरीके से लिखेंगे। ओपी क्या है, तो वस्तु की कीमत है। ओक्यू क्या है, तो ये उत्पादन की मात्रा है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, केवल इस तरीके से लिखना है पॉइंट बना करके। ओपी क्या है, तो वस्तु की मात्रा। ओक्यू क्या है, उत्पादन की मात्रा है। ठीक है, एमआर क्या है, तो मार्जिनल रेवेन्यू है। इतना लैंग्वेज से बच जाइएगा। लेकिन अभी आप लिखिए, चूँकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो लिखते भी हैं तो दिक्कत नहीं है, कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं ना आप लोग। चलिए, ये मौद्रिक नीति है, लेकिन रघुवीर जी की कॉपी में क्या है कि इन्होंने एक माइक्रो सेक्शन का आंसर को नहीं लिखा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को आपने क्यों नहीं आंसर लिखा है, केवल एक अधिकार लिख करके छोड़ दिए आप तो, है ना। उसके पश्चात सीधे इन्होंने मौद्रिक नीति का आंसर लिखा है। ठीक है, मौद्रिक नीति का सभी उद्देश्य सेम है, सबके कॉपी में सेम है, और यही उद्देश्य ही होता है। फिर उन्होंने क्या है, और जो सबकी कॉपी में जो कमी जो मैं बता रहा हूँ ना, दूसरे की भी कॉपी से आप लोग कंपेयर अपने कॉपी का कर लीजिए। ठीक है, कि दूसरे की कॉपी में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ को फिर से रिपीट करूँगा तो वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति को ठीक है आपने लिखा है, लेकिन फिर आपके कॉपी में यही सब थोड़ा सा कमी है कि राजकोषीय नीति को नहीं लिखना है। ठीक है, जो आपने राजकोषीय नीति को लिखा, राजकोषीय नीति के बारे में तो पूछ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, मौद्रिक नीति किसे कहते हैं उसको लिख देना था। फिर मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या था वो भी मेरे नोट्स से आप हेल्प से लिख सकते थे। मौद्रिक नीति को में मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसमें मैं बताया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये सब का रेट लिख देना है। CRR, SLR, ये क्या हो गया, परिमाणात्मक हो गया, और एक गुणात्मक में क्या होता है वो दोनों को एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है, और वर्तमान में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जैसे सारे स्टूडेंट लिखे हैं आप भी वैसे लिखिए। ठीक है, भुगतान संतुलन, क्रेडिट डेबिट, देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने भुगतान संतुलन को इस तरीके से डिवाइड करके लिखा, तो इस तरीके से शॉर्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 1991 के बाद भुगतान संतुलन की स्थिति क्या थी, तो काफ़ी मेहनत किए हैं ये। ठीक है, इतना डेटा अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख दीजिएगा तो मार्क्स तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना डेटा को आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना डेटा को लिख नहीं पाएंगे। जो मैंने जो नोट्स दिया है ना, व्यापार नीति वाला नोट्स, उस व्यापार नीति के नोट्स से थोड़ा सा हेल्प ले करके वर्तमान कंडीशन वाला लिख दीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, एक चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा मेहनत किए हैं। ठीक है, तो इतना डेटा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ डेटा को आप याद कर लीजिएगा। जैसे क्या क्या याद कर लेना है, ये वाला लाइन को याद कर लेना है, व्यापार शेष को याद कर लेना है। ठीक है, व्यापार शेष को इसको याद कर लेना है, और जितना पॉसिबल हो देखिए याद कर लीजिए। अगर इतना डेटा को लिखेंगे तो मार्क्स तो मिल जाता है डेटा लिखने पर, लेकिन उतना थोड़ा याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। ये सुजय कुमार की कॉपी है, और इन्होंने 2 टेस्ट को बीच में नहीं दिया है। ठीक है, इनका टेस्ट जो है 2 टेस्ट को इन्होंने लगातार नहीं दिया है, बाकी इनका 4 टेस्ट शुरू का दिया हुआ था। चलिए ठीक है,
ग्राफ सही है सुजय कुमार की, ग्राफ सही है। लेकिन देखिए टेस्ट देने से क्या क्या फ़ायदा होता है, देखिए इनके कॉपी में क्या कमी है। मैं जो पूर्ण प्रतियोगिता का नोट्स दिया हूँ ना, उस नोट्स को पूरा लिख दीजिए। क्वेश्चन हम आप लोगों से क्या टेस्ट में पूछे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या वर्तमान समय में पूर्ण प्रतियोगिता के महत्व पर डिस्कस करना था। तो पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा ना कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, अल्पकाल में कैसे कोई व्यापार संतुलन में रहता है, कोई फर्म संतुलन में रहता है, दीर्घ काल में कैसे रहता है, इस चीज़ को तो बताइएगा ना। आप कहाँ बताएं, इसमें 3 ग्राफ बनेगा, इसमें एक ग्राफ बनेगा, मात्र आपने एक ग्राफ को ड्रॉ किया है, एक ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक ग्राफ आपका और ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला ग्राफ को ड्रॉ किया। तो इसमें और ग्राफ जाएगा, नोट्स से हेल्प लेकर के लिखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा टेस्ट दिया कीजिए। और 2 टेस्ट जो है आपने जो है एब्सेंट किया है, मुझे सब कुछ याद रहता है, ठीक है, इधर सही है। देखिए यहाँ पर क्या है और क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये सब तो सही है। देखिए मौद्रिक नीति को पहले मेरे नोट से लिख लेना है कि मौद्रिक नीति क्या किसे कहते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य उद्देश्य पर मैं डिस्कस किया हूँ ना, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है उस वो भी मेरे नोट से देख लीजिएगा। फिर मौद्रिक नीति का टूल्स क्या होता है, गुणात्मक और क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, CRR SLR का वर्तमान रेट को लिखते हुए आंसर को लिखना है। तो आपने कुछ कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं देखा हूँ आपको, यहाँ पर RBI ने CRR में 4.2 कर दिया है और ये सब ठीक है, लेकिन आपको रेपो रेट को भी एक्सप्लेन करना है, उसके बाद वर्तमान रेपो रेट का दर को लिखना है, फिर CRR को लिखना है, वर्तमान CRR का रेट लिखना है, SLR CRR का वर्तमान रेट लिखना है, ठीक है। और वहाँ पर सुधार कीजिए। तो देखिए सुजय कुमार की जो कॉपी है, दोनों कॉपी में कमी है, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट देने के लिए। भुगतान संतुलन वाले में भी कमी है इनका, कि भुगतान संतुलन 1991 के बाद कैसे बदला है इन्होंने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, केवल आप इतना लिखे हैं तो इतना से भी काम चलता है, लेकिन थोड़ा सा अपने मन से भी थोड़ा IQ लगाने की ज़रूरत है। जैसे भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, तो मेरे नोट्स में तो भुगतान संतुलन को हम समझाए हैं, लेकिन अपने मन से जो है ना, जब भुगतान संतुलन का फर्स्ट पैराग्राफ को लिख देते हैं तो उसके बाद क्या करना है कि भुगतान संतुलन में हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, चालू कौन कौन से संगठक होते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त वे में लिख दिया कीजिए। भुगतान संतुलन कब असंतुलित हो जाता है, किसी भी देश का भुगतान संतुलन जो है नकारात्मक कैसे हो जाता है, तो ये सब समझने का ही पार्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपको IQ लगाना पड़ता है कि कहाँ पे हमको मटेरियल कितना लिखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं नोट्स में लिख दिया हूँ भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, मैं 3 पैराग्राफ में आपको समझा करके नोट्स में दिया हूँ, मुझे याद है, तो आप उसी 3 पैराग्राफ को लिखेंगे नहीं। आपको क्वेश्चन का डिमांड कभी कभी अंडरस्टूड भी होता है, तो कम इसमें क्या करना है, आपको कंपोनेंट्स को लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद वाला सेक्शन को ज़्यादा लिख देना है, ठीक है। तो आपका 2-2.5 पेज में ऊपर वाला को लिख देना, 2-2.5 पेज में नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर लिख देना, तो 5-6 पेज हो जाएगा, ठीक है। इधर तो सब सही है कि 1991 के बाद FDI में निरंतर उदारीकरण के चलते दोनों का सामूहिक निवेश $100 बिलियन से अधिक हो गया है। 2021 में $642 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार। फिर आपने निष्कर्ष भी लिखा है कि पश्चात भुगतान संतुलन की समस्या नहीं उत्पन्न हुई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर विकास को
दर्शाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद एलपीजी के पश्चात अभी तक भुगतान संतुलन की समस्या नहीं उत्पन्न हुई। भुगतान संतुलन जो है ना, बहुत बैलेंस भी होना ज़रूरी नहीं है। इम्बैलेंस, भुगतान संतुलन जो है इम्बैलेंस रहना ही चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो सुजय कुमार जो हैं, आपकी चारों क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा थोड़ा जो मैं कमी बताया हूँ उसको समझ जाइएगा। और मैं जो दूसरे स्टूडेंट्स की कॉपी में जो मैं कमी बताया हूँ, तो दूसरे की भी स्टूडेंट्स की कॉपी से आप समझिए कि मेरे कॉपी में दूसरे की कॉपी से क्या कमी है। ठीक है। और बाकी आप टेस्ट को कंटिन्यू कीजिए। ओके। ये रमेश कुमार की कॉपी है। मौद्रिक नीति का इन्होंने उद्देश्य बताया है। मूल्य स्थिरता है, विनिमय दर में स्थिरता है, रोजगार सृजन है। ये सारा पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करवा दिया था नोट्स में। वर्तमान समय में क्या है कंडीशन, थोड़ा सा आंसर को और बड़ा कर लीजिए। ठीक है। ये पेज, कितने पेज में आपने आंसर लिखा है? ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में कभी कभी अंडरस्टूड होता है ना, उस सब चीज़ों को देखना है। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य, पहले मौद्रिक नीति को समझा देना था, उसके बाद उद्देश्य लिख देना था। मौद्रिक नीति के द्वारा मैं दो तरीके का टूल्स में बताया था, मात्रात्मक क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव। और उसमें जो वर्तमान जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर चल रहा, सबको यहाँ पे लिख देना था, तो आंसर कंप्लीट हो जाता। और अपने मन से कुछ थोड़ा बहुत निष्कर्ष लिख देते तो आंसर कंप्लीट हो जाता। ठीक है। और आपने लिखा है यहाँ पे, हालांकि आरबीआई के द्वारा रेपो दर में ये कब के डेटा के अकॉर्डिंग है। चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है रमेश कुमार, यहाँ पे करना क्या है जो मैं बता दिया, इसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है। और भी स्टूडेंट की कॉपी में जो फीडबैक मैं दिया हूँ, ऐसे आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है। हाँ, इस वाले में भी कमी क्या है, ये आपने जो आंसर लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, इसमें तो आपने ग्राफ को ही हटा दिया है। तो ग्राफ को लिखना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में ही लिखें, नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कैसे निकाला जाता है, तो मेरे नोट्स को देखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में वहाँ पर मैं दो कंडीशन बताया हूँ, एक अल्पकाल में, शॉर्ट रन पीरियड में बताया हूँ, और एक मैं दीर्घ काल में बताया हूँ, लॉन्ग टर्म पीरियड में मैं बताया हूँ। तो दोनों को मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। तब जा कर के मार्क्स मिलेगा। लैंग्वेज पे मार्क्स नहीं मिलता है इकोनॉमिक्स में, जब तक कि आप ग्राफ को नहीं लिखेंगे। ठीक है। ये क्या चीज का, एकाधिकारी बाजार का है। ओके। ठीक है। और इधर चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ ठीक है। ठीक है। ग्राफ सही है। इसी तरीके से ग्राफ बनाइए। भुगतान संतुलन वाला क्वेश्चन को आपने इतना कम कैसे लिख दिया? भुगतान संतुलन का बस इतना ही आंसर होता है, एक पेज भी आप नहीं लिखे भुगतान संतुलन का। इसमें नोट्स मेरा देख लीजिएगा। और ये वाला पार्ट को जो है 1991 के बाद भुगतान संतुलन की दशा और दिशा को व्याख्या करें, तो जो मैं नोट्स दिया हूँ ना, नई व्यापार नीति, उस नोट्स के डेटा को आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है। या उस डेटा को भी आप यूज कर लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई मैगजीन में मिले तो भुगतान संतुलन का नया डेटा को यूज कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हैं, तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है। आप केवल एक पेज लिख करके छोड़ दिए हैं। ये निपेंद्र की कॉपी है, और ये स्टूडेंट कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं, एक भी शायद इन्होंने टेस्ट को छोड़ा नहीं है, और पहले से इनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। ठीक है।
ग्राफ सही है, ठीक है। फिर देखिए, इनका दिमाग जो है अब चलना शुरू हो गया है। मैं यही चीज़ कहता हूँ कि लैंग्वेज से बचना है। देखिए, औसत लागत, सीमांत लागत, औसत आगम, ये लिखने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 20-30 सेकेंड लगेगा। तो एग्जामिनेशन में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको जोड़ देना है ग्राफ बनाने पर और जो मैथमेटिकल टर्म आता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। देखिए, बिल्कुल अब जो है बहुत सुधार हुआ है। ये निपिंदर एक ऐसे स्टूडेंट थे जो इनका फर्स्ट सेकंड का जब आप टेस्ट की कॉपी को देखिएगा तो इनका ग्राफ नहीं ड्रॉ हो पाता था, लेकिन अब ग्राफ ड्रॉ होने लगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेस्ट दीजिए, टेस्ट से आप लोग बचिए नहीं, वास्तविक जीवन में प्रयोग, ठीक है, वास्तविक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन को निपेंद्र बहुत सही लिखे हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है मेहनत। इस क्वेश्चन का आंसर में बहुत सारे लोग मिस्टेक किए हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता को जब मैं पूछा हूँ तो 60-70% स्टूडेंट क्या किए हैं कि इसको डिफाइन नहीं किए हैं और इसको भी नहीं डिफाइन किए हैं। और इनके कॉपी में क्या देखे कि इन्होंने सब कुछ को डिफाइन किया है, इसको भी डिफाइन किया है, ठीक है। फिर इन्होंने ये हानि वाला को भी डिफाइन किया है, फिर इन्होंने इस चीज़ को भी डिफाइन किया है, और फिर जो है इन्होंने जो है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी डिफाइन किया है। और फर्स्ट और सेकंड वाले स्टूडेंट्स की कॉपी में शायद ये नहीं था, मुझे याद है रामानुज पांडे की कॉपी में ये वाला नहीं था। तो यही होता है टेस्ट देने से फ़ायदा। कभी कभी क्वेश्चन में चीज़ें अंडरस्टूड होती है, आपको समझना पड़ता है कि क्या लिखा जा सकता है। एक अधिकार बाजार की विशेषता, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत सही। देखिए, बहुत सही। देखिए, इसको कहा जाता है, लेकिन एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि एकाधिकारी बाजार में केवल जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए पूछा गया ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पूछा गया है। तो ये वाला चीज़ को आप मत लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए कि केवल वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म में मोनोपोली मार्केट में क्या होता है। तो ऊपर वाले तीनों ग्राफ को आप ड्रॉ किए हैं, सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। एक और आपने ग्राफ को ड्रॉ किया है, ये वाला भी सही है, ठीक है। इस चीज़ को नहीं दिखाना, दीर्घकाल वाला नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं है दीर्घकाल। केवल क्वेश्चन पूछा है कि अल्पकाल में क्या केवल लाभ होता है, तो ऐसा बात नहीं है। तो इस चीज़ को मत लिखिएगा, ठीक है। बाकी आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये किसकी कॉपी है आप लोग समझ जाइएगा। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए था ना, दो दो लाइन में एक्सप्लेन क्यों नहीं किए? इसको एक्सप्लेन कीजिए और यहाँ पे करंट डेटा को लिखिए कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट का वर्तमान रेट क्या है, करंट डेटा को लिखिए और इस सब को व्याख्या कीजिए, ठीक है। बाकी इधर सब सही है। मौद्रिक, अच्छा, आपने तो किया है इधर, ओके, किया है आपने। रेपो रेट को भी लिखा है, फिर बेस रेट, बैंक दरों में वृद्धि, सीआरआर, मुद्रास्फीति के लिए कंट्रोल के लिए उठाए गए नए कदम। चलिए, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मेहनत बहुत अच्छा किए हैं, इन्होंने लिखा है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे तरीके से लिखना है कि रेपो दर को थोड़ा समझा दीजिए, बैंक दर का मतलब थोड़ा समझा दीजिए, रिवर्स रेपो रेट का मतलब समझा दीजिए, और ये सब जो डेटा लिखे हुए हैं ये सब डेटा को फिर से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का कारण, ओके, चलिए ठीक है। भुगतान संतुलन का कारण क्या है, भुगतान संतुलन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और अभी जो है भुगतान संतुलन का करंट स्थिति क्या है,
इन्होंने लिखने का कोशिश किया है, लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को थोड़ा सा सुधार लेना है। ये वाला जो पार्ट है ना 1991 के बाद भुगतान संतुलन, तो ये वाला मेरा नोट्स को देखिएगा, जहाँ पर व्यापार नीति का मैं नोट्स दिया हूँ ना, उसके डेटा को लिखिए, थोड़ा काम चल जाएगा। और बाकी ये सब जो क्वेश्चन है लिख दीजिए, मार्क्स नहीं कटेगा, सब ठीक है। लेकिन कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा सुधार हुआ। ये जिसकी भी कॉपी है, इधर सब कुछ सही है। रेपो रेट यहाँ पे क्या करना है, इनकी कॉपी में इन्होंने मौद्रिक नीति को डिफाइन किया। पहले इन्होंने मौद्रिक नीति को डिफाइन करने के बाद उसके बाद जो है उद्देश्य को लिखा। उद्देश्य को लिखने के बाद जो है इन्होंने क्या किया है, वर्तमान कंडीशन को लिखा है। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति में रेपो रेट को समझाइए, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और जो गुणात्मक में होता है शाख नियंत्रण। ठीक है, जितना भी मैं तरीका बताया हूँ गुणात्मक में, शाख नियंत्रण बताया हूँ, और क्या बताया हूँ याद है क्या है, तो उसको एक एक लाइन में, दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है जो भी करंट डेटा है सीआरआर एसएलआर वाला लिख देना है। ठीक है, इधर भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन में भी जो है थोड़ा सा क्या करना है इसमें सुधार, कि भुगतान संतुलन से तात्पर्य तो आप लिख ही दिए हैं। देखिए सब कोई ये वाला सब कोई लिखा है कि भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है, और भुगतान संतुलन का कंपोनेंट्स को शॉर्ट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, लेकिन आप समझा सकते हैं, क्योंकि समझाने में सब कुछ आ जाता है। आप उसके कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं, भुगतान संतुलन कैसे बैलेंस हो सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो मेन जो टारगेट है वो दो पार्ट में, भुगतान संतुलन और 1991 का के बाद जो है भुगतान संतुलन। तो ये वाला मेरे नोट से देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ठीक है, धीरे धीरे सुधार कीजिए। और भी स्टूडेंट्स की, ये जो स्टूडेंट हैं कभी अपने नाम को नहीं लिखते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू टेस्ट देते हैं। ठीक है, पता नहीं इनको नाम लिखने से क्या प्रॉब्लम होती है, इनके कॉपी में कभी नाम नहीं लिखा होता है। थोड़ा सा और ग्राफ को अच्छा से बनाइए। देखिए थोड़ा हाथ कप रहा ना, ऐसे 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 नहीं कपना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, इन्होंने तीनों देखिए, कम से कम कोशिश तो लोग कर रहे हैं ना। ये ग्राफ आपका सही है, ऊपर वाला भी ग्राफ सही है, ये वाला भी ग्राफ सही है। ठीक है, आपने तीनों ग्राफ को इसमें बनाया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, और उसके बाद दीर्घ काल में भी बनाना चाहिए था, तो दीर्घ काल में भी आपने बनाया है, दीर्घ काल में यही होता है। लेकिन थोड़ा सा आप नाम उम लिखा कीजिए। इधर सब कुछ सही है। एकाधिकार वाले में क्या करना है, एकाधिकार वाले में आपने, ठीक है, इनके भी कॉपी में बहुत सुधार हो रहा है, इनको खुद लग रहा होगा थोड़ा बहुत ग्राफ हल्का फुल्का गलत, थोड़ा सा ख़राब बन रहा है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ। पहले तो ऐसा भी ग्राफ नहीं बनता था इनसे। थोड़ा सा एवरेज इस तरीके से बनाइए, ठीक है, इस तरीके से, और एमसी को ऐसे काटिए। ठीक है, सही है। इनको यू शेप देने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके से। एमसी जो है यूसी को लोवेस्ट पॉइंट पे काटना चाहिए, इस तरीके से। तो ये एमसी ऐसे कटेगा, ठीक है, और ये वाला इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट हुआ, फिर यहाँ से काट दीजिए। मैं नोट्स में मैं लिखा हूँ, आगे पीछे के नोट्स को पढ़िएगा, कि एमसी जो है ना, ये जो एमसी है एसी को लोवेस्ट पॉइंट पे टच करना चाहिए, न्यूनतम बिंदु पे। आपका तो न्यूनतम बिंदु यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो नहीं हुआ, इसलिए ये ग्राफ गलत हो गया। ठीक है, ये ऐसे बनाना है आपको,
मैं थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इधर तो टच करना ही चाहिए। देखिए, देखिए, तो यहाँ पर ये टच कर गया और ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया। लोवेस्ट पॉइंट का मतलब हो गया निम्नतम बिंदु, और इस निम्नतम बिंदु से टच करना चाहिए, तब ये ग्राफ सही होगा। ठीक है, चलिए मौद्रिक नीति को भी इन्होंने लिखा है। और चलिए CRR, बैंक दर, रेपो रेट, रेपो रेट का इस सब का वर्तमान रेट भी यहाँ पे लिखिए। ठीक है, करंट डेटा यहाँ पे लिख दीजिए, सबका लिखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का सबका करंट डेटा लिखिए। ये क्या लिखे हैं आप, कौन सा 1991 के बाद जो है भारत सरकार का क्या आया है? अच्छा, भुगतान संतुलन, चलिए ठीक है। जो दूसरे की कॉपी में जो कमी है भुगतान संतुलन वाले क्वेश्चन में, वही जो है, अच्छा ये अमर कुमार चंचल की कॉपी है। ओके, ओके, ये अमर कुमार, ये तो कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अमर कुमार चंचल की कॉपी में बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, और भुगतान संतुलन में जो फीडबैक मैं दूसरे स्टूडेंट को दिया हूँ ना, वही फीडबैक आप भी अपना समझिएगा, वही चीज़ आप में भी सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, और चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको। और जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट देते रहेंगे, आप लोगों का रिज़ल्ट डेफिनेटली होगा। अमर कुमार चंचल में भी पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अमर कुमार चंचल आपको मेहनत करना है, और इकोनॉमिक्स में सुधार हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी आ रही है, आप लोग एक दूसरे की कॉपी से भी कंपेयर कीजिए और देखिए कि दूसरे की कॉपी में क्या सुधार है, किया जा सकता है। दूसरे की कॉपी को देख करके अपने कॉपी में हम क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।